नमस्कार, मैं अमिश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज हमारे बीच मौजूद है किशोर कुणाल जी। इनका मैं परिचय पहले करवा देता हूं। ये पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में थे। अब ये लोग भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच को तोड़ करके और वे पार्टी में विलय हो गई। इसके वजह से ये लोग नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन। और उस संगठन का वो फेडरेशन का ये प्रधान महासचिव है। मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूंगा और मैं जानूंगा कि इनकी संगठन क्या कार्य कर रही है। और किसानों के लिए बहुत सा मुद्दा, ये लोग जब कहीं भी प्रोग्राम ये लोग जाते हैं तो किसानों के लिए और ब्रह्मर्षि के लिए विकास का उत्थान के लिए बात करते हैं। अब मैं इनसे जानता हूं कि ये क्या क्या कार्य इनकी संगठन कर रही है और इनकी विचारधारा क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उन सबको वंदन और अभिनंदन प्रकट निवेदित करता हूं। और मैं आप सबको, अभी तो होली बीती है, तो होली आप लोग अच्छे से मनाएं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने सादगी तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए आपने होली सादगी से मनाई और कहीं से कोई भी आपत्ति नहीं हुई। सारे लोग, भाई लोग, सारे ब्रह्मर्षि एक साथ होली मनाए हैं। इसके लिए मैं सबको एक बार फिर से अपने मंच ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूँ। मेरा सबसे पहला आपका सवाल है आपसे कि आपकी जो फेडरेशन है, मंच है, वे ब्रह्मर्षियों के लिए क्या क्या चीज कर रही है? हमेशा हम ब्रह्मर्षियों के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं या मैं जो नहीं भी जानते हैं सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयकांत कुमार वस्त्र जी हैं, तो शुरू से ही वो एक साधक हैं। साधक यानी कि आप कह सकते हैं कि साधना यानी कि समाज सेवा। समाज सेवा भी बहुत बड़ी साधना होती है। और वो ऐसा बंदा जो शुरू से ही, वो बचपन से ही ऐसा साधक था, ऐसा समाज सेवी था कि अपने से काट करके, अपने परिवार या अपने खुद के हिस्से से काट करके और लोगों की मदद करना। और वैसे लोगों की, वो उसमें केवल ब्रह्मर्षि ही नहीं आते थे, वो सारे लोगों का उसने बीड़ा उठाया। लेकिन कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो उस बंदे ने कहीं एक प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन उस समय असफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो मंच किसी और का था। इसने बैकग्राउंड से सपोर्ट करने का प्रयास किया। उस समय भी लोगों को बात समझ में नहीं आई, फिर धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आई कि जयकांत वत्स एक साधक व्यक्ति है। और धीरे धीरे हम लोगों को भी समझ में आई। इनसे जुड़े तो काफ़ी दिन से जुड़ाव नहीं था, बहुत दूर दूर से हम लोग संगठन के माध्यम से जुड़ते थे, नाम सुनते थे, बातचीत कभी कभी 1-2 मिनट होती थी। लेकिन जब से हम लोग जुड़े तो लगा कि नहीं, ये व्यक्ति साधक है और एक साधक ही सच्चा ब्रह्मर्षि हो सकता है। और एक सच्चा ब्रह्मर्षि ही अपने ब्रह्मर्षि की सतत विकास के लिए वो ठान सकता है। और वो बीड़ा उस बंदे ने उठाया है और उसके छत्र छाया में ये संगठन का विकास, समग्र विकास अपने समाज के लिए होगा। और हम लोग अभी शुरू से प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, हम कई मीडिया के माध्यम से, पीछे में भी सोशल मीडिया में आप देखेंगे, रिकॉर्ड होगा उसका आप लोगों के पास, मीडिया वालों के पास में, कि लोग मंच से बोलते थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे समाज के लिए। मेरा ये कहना है, आप एक छोटा सा कार्य तो शुरू कर दो, ताकि मैं जानूं कि आपने जो कहा उसने किया। हमने किया, क्या किया आपने देखा होगा। हमने रक्त संग्रह केंद्र, श्री परशुराम रक्त संग्रह केंद्र की घोषणा पूर्व मंच से हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कार्य जमीन पे नहीं आई थी। हम लोगों ने इसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के छत्र छाया में इस कार्य को अंजाम देने का कार्य किया। इसमें बहुत सारे साथी हमारे साथ आए। आज बहुत सारे साथी नहीं भी हैं, लेकिन मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे साथ आए। हम लोगों ने रक्त संग्रह केंद्र का ऐलान ही नहीं, बल्कि इसकी घोषणा के साथ साथ इसको जमीन पे उतारा। और आज विगत 5-6 महीनों से देखा जाए तो आए दिन 7 से 8 लोगों को मैं डेली 7 से 8 यूनिट ब्लड दे रहा हूं, पटना में मुहैया करा रहा हूं। जो बाहर दूर दराज से लोग पटना में आए होते हैं, गरीबों को भी मिलती है, अमीरों को भी मिलती है, जिनकी जरूरत होती है उनको हम लोग ब्लड मुहैया करा रहे हैं। ये पहला कार्य हमने किया। अभी आपके ब्लड बैंक में कितना यूनिट ब्लड है? हमारे ब्लड बैंक में यूनिट से कोई लेना देना नहीं है कि क्या संग्रह है, ये हम जनता को क्यों बताएं।
हमारे पास, क्योंकि जनता से हम तभी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जब हम लोगों से अपील करें कि आप हमारा रक्त संग्रह केंद्र में आकर के भाग लें। हमने अभी तक में 2 बार रक्त संग्रह केंद्र का ये किया, उसके लिए कैंप लगाया। एक बार कैंप में सिर्फ और सिर्फ हमारे चंद पदाधिकारी आए, जिसमें 7 लोग थे। 7 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और उस 7 के बजाय हमने समाज को 133 यूनिट ब्लड दिया, जिसकी भी रूपरेखा हमारे पास है। आप चाहें तो हमारे पास जो 3 ब्लड बैंक है जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज करके चला रहे हैं रक्त संग्रह के, आप उनसे जा करके, और हमारे संगठन के नाम और मेरा पर्सनल नाम वहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं कि कितना रक्त हमने मुहैया कराया। दूसरी संगठन के माध्यम से हमने तरेत पाली में लगाया, वहाँ भी 30-40 ब्लड डोनेटर आए और ब्लड डोनेट हुआ। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि 70 कुल मिला करके 47 अभी तक हमें मिला होगा मैक्सिमम, और अभी तक हमने जो डोनेट किया है वो लगभग 164 या 65 यूनिट ब्लड डोनेट हमने कर दिया। तो इसमें एक मिनट, आप ब्रह्मर्षियों के लिए बताइए कि जो भी ये देखेंगे न्यूज, वे आप इसमें बताइए, जिक्र कीजिए कि आपका ब्लड बैंक जो है वे कहाँ उपस्थित है, क्योंकि समाज में बहुत लोगों की ब्लड की जरूरत होती है। तो आप बताइए कि वे ब्लड बैंक आपका जो संगठन का, आपका मंच का है, वे कहाँ है। फिलहाल तो अभी चूंकि मैं अकेला हूं, और मैं पहले भी पूर्व में कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो बिहार की राजधानी पटना से करी है, और पटना में हमारा 3 से 4 यूनिट है। एक जगह कुर्जी ब्लड बैंक है, दूसरा जो है वो हमारा जीवन रेखा ब्लड बैंक है जो राजा बाजार में स्थित है और फोर्ड हॉस्पिटल बाईपास पे भी स्थित है, और चौथा जो है वो हमारा निवेदा ब्लड बैंक है जो कि निवेदा हॉस्पिटल कंकड़बाग में स्थित है। तो वहाँ से हमारा ब्लड मुहैया हो रहा है। लेकिन अगर समाज के लोग आगे आएँ और हर जिले से जहाँ जहाँ हम लोग चाहेंगे तो हमारे माध्यम से वहाँ के रक्त संग्रह केंद्र से हम लोग बात करके, और उन बिहार के 38 जिलों में हम लोग रक्त संग्रह केंद्र खोलने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। मैं समाज के सारे लोगों से अपील करूंगा कि आप चाहेंगे, आप हर एक जिले से जो भी एक बंदा आगे आए और हम तक कांटेक्ट करे। मेरा नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जारी किया हुआ है। मैं रक्त संग्रह केंद्र का प्रभारी हूँ, आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उस जिले में, उस शहर में मैं जाऊंगा और वहाँ आपके लिए मैं आपका कैंप लगाऊंगा, आपके लिए रक्त संग्रह करूंगा, और उस जिले में भी जितने भी पेशेंट हैं जिनको रक्त की जरूरत पड़ेगी उनको वहाँ पे रक्त मुहैया कराई जाएगी। और आए दिन हम लोग पूरे बिहार में इसको फैलाएंगे। और हमारी तो ये सोच है, हमारा ये सपना है कि हम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारा श्री परशुराम रक्त संग्रह केंद्र हो, और सिर्फ ब्रह्मर्षि ही नहीं बल्कि जितने तरह के यहाँ पे हमारी मानव जाति है उन सबको हम मुहैया कराएं। आगे मेरा बहुत बड़ा प्लान है और भी प्लानिंग आगे आएगी। मैं मीडिया के माध्यम से हमेशा शेयर करते रहता हूँ। जब आपका मंच का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटन के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वत्स जी ने कुछ 3-5 चीज के मुद्दे पे वे अड़े हुए थे। बिल्कुल। तो पहला रक्तदान हो गया, दूसरा परशुराम छात्रावास खोलना था। बिल्कुल। तो वे सब अभी बाकी जो 4 कार्य है आपका मूल्य, वे अभी तक कोई जमीनी स्तर पे नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि परशुराम छात्रावास की भी कार्य प्रणाली पूर्ण कर ली गई है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद आपके मीडिया में नहीं मालूम हो या आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने काफी अनाउंस किया था कि हमारा परशुराम छात्रावास भी तैयार है। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के कारण जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर करा था, तो अप्रैल से हम लोगों ने सेशन शुरू करने का पूरा प्लान कर लिया था। हमारे पास जगह है, हमने व्यवस्था कर ली थी। हमारे पास जो भी स्कूल या ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले हैं, संस्थान वाले, उन लोगों से बात हो गई थी। हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। बच्चे अब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बच्चे जैसे ही अभी धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए थे, फिर से वो सिचुएशन आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पूरे बिहार में जितने भी ब्रह्मर्षि नंदन हैं, अगर उनमें से वैसे गरीब लोग, उनके बच्चे अगर मेधावी हैं, जो पढ़ने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, और उनके माँ बाप उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, तो वैसे लोगों से मैं फिर से बार बार चिल्ला करके कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मंच तक संपर्क करें। हमारे पदाधिकारी हर जिले में है। आप अगर वहाँ पे पदाधिकारी का आपके पास संपर्क सूत्र नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा नंबर है, सोशल मीडिया पे जारी किया रहता है, हमारा पेज है, उस पर भी जा करके आप नंबर ले सकते हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए और वैसे बच्चों को आप हमारे पास भेजिए। अभी चूंकि हमारे पास जितना छोटा चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे। हमने बोला है कि अभी 21 बच्चों से हम शुरू करेंगे। पूरे बिहार से हम 21 बच्चे को चुनेंगे और 21 बच्चों को रहना, खाना और पढ़ाई, सारी शिक्षा फ्री में मैं मुहैया करा रहा हूँ।
हमारे पास पढ़ने के लिए टीचर भी तैयार हैं, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे ला करके दो, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और कन्या विवाह का क्या कहाँ तक है? उसके लिए भी मैंने बोला था, अपने जिला अध्यक्ष लोगों को डाटा सौंपा था। तो पूर्व में कुछ लोग थे, अभी कुछ लोग इधर से उधर हुए हैं, लोगों की विचारधारा की कमी आई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो मेरा वो भी कार्य चल रहा है। अभी भी कई जगह से 2-3 जगह से डेटा आया है, मैं शेयर करूंगा। अभी हर चीज मैं शेयर नहीं करना चाहता सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आगे मैं शेयर करूंगा। कुछ डाटा आया है और इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये जैसे ही पूरा हो जाएगा, हम लोग का प्लानिंग है कि कम से कम 11 या 21 अगर कन्याएं हो जाएं तो उसको हम लोग सामूहिक सुकन्या विवाह योजना जो हमारा संगठन ने घोषणा की है वो भी हम लोग जमीन पे उतारेंगे। अभी उस पे भी हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। आपकी संगठन, आपकी मंच जो है किसान के लिए अपने समाज में आज के दिन भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सा मजदूर जो काम करते थे हम लोग के पास आकर के उनको अब राशन पानी दे रही है, लेकिन वे लोग खेत में जाने के लिए, जो खेत में काम करते थे वे लोग जाने से अब इनकार करते हैं क्योंकि हमको खाने के लिए मिल रहा है। अब हमारे अपने समाज में जो ब्रह्मर्षि का है, जो खेती पे चलते हैं लोग जनरल में, तो वे लोग के खेत में जाने के लिए फसल अभी तक नहीं कटी है गेहूं का। तो ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं किसान के लिए? अभी देखिए, अभी आधुनिक युग आ गया है, आप ये कह सकते हैं पूर्ण रूपेण आधुनिक युग आ गया है। तो आज के डेट में बुद्धिजीवी लोग अगर भरोसा करे सिर्फ और सिर्फ मजदूर पे, यहाँ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है जहाँ आपके देश को, वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ मजदूर पे अगर भरोसा कर करके और अपना काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो वो आप गलत हैं। आपको उसकी भरपूर प्रयास करनी चाहिए। हमारे पास अभी एक से एक यंत्र हैं, जो कृषि के लिए यंत्र, जो भारत सरकार भी योजनाएं देती हैं। चाहे तो किसान आसानी से उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रतिनिधि की कमी है। जो किसानों तक सरकार से मिल रही जो लाभ है या जो योजनाएं हैं वो सही रूप से किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम बार बार लोगों से यही अपील करना चाहते हैं। संगठन, हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को जो चीजें नहीं पहुंच पा रही है सरकार के माध्यम से, उसके लिए हम एक प्रतिनिधि का कार्य करेंगे। वो उसको हम समाज सेवा जानते हैं और इसी कार्य को हम करना चाहते हैं। तो उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि हर जगह जा करके क्षेत्र में हम लोग किसान प्रकोष्ठ का एक किसान प्रकोष्ठ भी है, उसका भी हम लोग जल्द से जल्द सब नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति के बाद उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद एक एक जो है वो हम लोग प्रखंड लेवल पे एक एक लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे कि किसानों को क्या क्या करना चाहिए। हम लोग जो ये लगे हुए हैं उपजाने में, चावल और गेहूं और दलहन, यही 3 चीजों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अभी ऐसी ऐसी फसलें हैं जो फसल हम लोग छोड़ आए, हमारे पूर्वज उपजाते थे, उन फसल को हम लोग छोड़ करके, और आज जो है वो वही चीज जो उर्वरक से तैयार किया गया है, वही चीज जो मानव द्वारा निर्मित है, उसको बढ़ावा दे करके और उसको अपने शरीर के अंदर, उसको एक तो खेत में उपजा रहे हैं जो जहर के रूप में पैदा हो रहा है, और उसको अपने शरीर के रूप में, अन्न के रूप में उसको जहर को हम लोग ले रहे हैं। तो उससे हमें क्षति भी हो रही है। उसका मार्केटिंग हम लोग इतना गंदा कर चुके हैं, आपस में इतने बिचौलिए हो चुके हैं कि धान और गेहूं की मार्केटिंग गंदी हो चुकी है। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, और संगठन इस पे हमारी कार्य कर रही है कि हम लोग किसानों के लिए एक योजना बनाएंगे और उसके लिए कुछ ऐसी कृषक यंत्र तैयार करेंगे, जैसे कि कुछ किसानों को, जैसे छोटे मोटे जितने किसान हैं, तो बड़े किसान के पास यंत्र होता है, हार्वेस्टर्स वगैरह, वो क्या क्या कटाई के लिए वो कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं, जल्दी हो जाती है। लेकिन छोटे किसान इससे वंचित रह जाते हैं, बेचारे का गेहूं बर्बाद हो जाता है, धान बर्बाद हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। तो उनके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे जो संगठन के संरक्षक और भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बातें चल रही है उसमें हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, जो किसानों के लिए वो तैयार करेंगे यंत्र, और वहां से बुकिंग होगी। जो छोटे मोटे किसान हैं उन तक हम लोग मुहैया कराएंगे। जो उसका शुल्क होता है, जो आप किसान को मार्केट में शुल्क लगता है, उससे जैसे मार्केट में 1200 रुपये आपको देना है, तो हमारे संगठन के माध्यम से बुक कराएंगे, आपको 1000 रुपया देना है, 200 रुपये आपका बच रहा है, और छोटे किसान का सबसे पहले वो कार्य किया जाएगा। तो ये हमारी योजना है, इसको भी हम लोग आगे उतारेंगे। हम लोग सरकार से भी कुछ मांग बना के रखे हैं, सरकार से मांग करेंगे कि जैसे किसान हैं, जिनका जैसा जमीन है, उनके हिसाब से आप मनरेगा में मजदूर को काम देने की बात करते हैं। तो मैं ये उनसे हम लोग गुजारिश करना चाहेंगे, और ये हम लोग तैयार कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। इसके बाद सरकार के सामने हम लोग उतरेंगे कि अभी आप किसानों को मनरेगा से मजदूरों को जोड़ दीजिए, ताकि सरकार को भी उसको पूरा पैसा नहीं देना पड़े। आप आधा पैसा आप दे दो, आधा पैसा किसान दे देगा।
जिसका जितना जमीन है उसके हिसाब से आप मजदूर को जोड़ दो कि मनरेगा से आपको 2 मजदूर मिलेगा, आपको 4 मजदूर मिलेगा, फिक्स हो गया। आपको कम से कम महीने में उसको 24 या 26 दिन रोजगार देना है। आधे पैसे आप दे दो, आधे पैसे सरकार दे देगी। तो ये सब कार्य है। इसके लिए और भी हम लोग काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो हैं वो रिसर्च कर चुके पदाधिकारी हमारे पास हैं, वो अभी कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। और आगे जो भी आएगी योजना वो हम लोग आपके मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आगे बताएंगे। कुणाल जी, ये बताइए कि मार्च महीने में होली थी, होली में आपका कहीं भी मंच प्रोग्राम नहीं किया, और पिछले साल 2020 में 20 तक पूरी जहां तहां हर जगह प्रोग्राम होती थी, लेकिन 2021 जब से आई तब से आप लोग की मंच की क्या प्रॉब्लम हो गई कि कहीं भी आप लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे आ रहे हैं लाइव, न प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, न तो कहीं प्रोग्राम हो रही है। नहीं, ऐसा आपका कहना गलत है। आप मेरे साइट पे जाओगे, फेसबुक साइट पे आप पेज पे देखोगे तो कार्यक्रम 2-3 कार्यक्रम हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार में कार्यक्रम कम हुए हैं, इसके पीछे रीजन है। एक तो कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से प्लान कर गए थे दिल्ली के लिए, दिल्ली और बाकी अन्य राज्यों में, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो राष्ट्रीय लेवल का है। तो सिर्फ बिहार में ही हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। बिहार में मैं हूँ, अभी मैं देख रहा था जहाँ छोटे मोटे जो कार्य चल रहे थे वो चल रहा था, मैं संभाल रहा था। क्योंकि मेरा भी जाना था दिल्ली, वहाँ पे वृंदावन वगैरह में कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं पर्सनल कार्यवश नहीं जा पाया। मेरे माता पिता अस्वस्थ हो गए थे, तो उनको एडमिट करना था अस्पताल में, जिसके कारण मैं होली के 10 दिन से लेकर के और कल तक मैं परेशान था। अभी आज मैं फ्री हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग एक समीक्षा बैठक रखेंगे। हमारी राष्ट्रीय सचिव से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार बातें हो रही है। लगातार जो है हमारे संगठन जो है वो पूरे भारत में फैल रहा है। इवन कि अभी वृंदावन में एक थाईलैंड से आई हुई थी एक बहन, जो कि उन्होंने हमारा सदस्यता ग्रहण करके और वहाँ पे जिम्मेवारी ली है कि मैं जा करके अपने थाईलैंड में ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन को फैलाऊंगा। और आप हमारा जा करके और हमारे फेसबुक साइट पे आप जाके देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का देखेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा कार्यक्रम जो चल रहा था। इस सैकड़ों संत जो है वो हमारे मंच से, हमारे फेडरेशन से जुड़े हैं, क्योंकि हम सिर्फ सच्चे ब्रह्मर्षियों का विकास के लिए हम लोग निकले हैं और ब्रह्मर्षि बनने की संकल्प लेकर के निकले हैं। ये नहीं कि मैं पास्ट नहीं देखना चाहता, मैं पास्ट नहीं देखना चाहता, मैं अभी प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होना है मैं उस पर जाना चाहता हूँ। मैं सब जो लोग, बहुत लोग विरोध करने वाले होते हैं, किसी न किसी का किसी तरीके से विरोध करो, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि आप किसी का पास्ट देखने से पहले अपना पास्ट देखो। आप जो कार्य कर रहे हो, आगे क्या कार्य कर रहे हो, अभी क्या कार्य कर रहे हो, इससे किसी को आप लाभान्वित करते हो या नहीं करते हो, ये मैटर करता है। हमेशा अपने दिल में जिस दिन बिठा लो कि आप समाज सेवा करोगे, दूसरों के भले में आप काम आओगे, उस दिन वो आपकी जो सारी गलतियां थी वो खत्म हो गई। और गलती हर इंसान से होती है और किसी न किसी बड़े इंसान में भी गलतियां होती हैं, तो किसी में भी गलती झांकी जाए तो वो निकल जाएगी। लेकिन समाज सेवा के लिए अगर हम लोग निकले हैं तो कहीं भी वो गलती हो जाएगी तो समाज उसको सजा देगी। इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और अथक प्रयास करके और समाज को एकजुट तो करेंगे, जैसा कि हमारा नारा है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये तो पहले का संगठन का नारा था। हाँ, तो वही है ना कि संगठन, पहले संगठन का नारा था, पहले संगठन से जो सपना पूरा नहीं हुआ, अब हम लोग ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। और आगे भी बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा एजेंडा है जो जमीन पे उतारेंगे आपके मीडिया के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया प्रभारी के माध्यम से सारी योजनाएं और सारे कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। अभी बहुत जल्द कार्यक्रम हमारा झारखंड में है। चूंकि मुझे मंडे को पहुंचना था तो मेरे माता पिता हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया। अब मैं फ्री हुआ हूं तो अभी झारखंड में कार्यक्रम है, वहां झारखंड प्रभारी ने हमें आदेश दिया है कि उन्हें वहां पहुंचना है। वो चूंकि आदेश मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारे बड़े भाई समान हैं, तो वहां झारखंड में भी कुछ योजनाएं हैं, वहां जा करके वहां करेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली में जाएंगे और तत्कालीन हम लोग समीक्षा बैठक कर करके और हमारी कुछ योजनाएं हैं जिसको बहुत जल्द हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से जमीन पर उतारने वाले हैं। आप लोग पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में थे, उसके बाद ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन बनाए और फिर सुनने में आता है कि इस संगठन में भी छोड़ करके आधा लोग चले गए। आखिर क्या था कि छोड़ करके चले गए? आप लोग का क्या विचारधारा था कि वो लोग को पसंद नहीं आया? नहीं, यहाँ तो संगठन तो विचार से चलती नहीं है,
संगठन तो विचारधारा से चलती है। वही मैं बोल रहा हूँ कि और संगठन का क्या विचारधारा थी आपके संगठन की कि वे लोग को पसंद नहीं आया जो छोड़ के चले गए? वो तो आप जो छोड़ के चले गए उनसे पूछिएगा। हमने न किसी को लाने का तो सबको प्रयास किया, लेकिन जाने के लिए, जैसा कि हमारे संगठन का ही ये बाइलॉज है कि हमारे यहाँ किसी को निकाला नहीं जाता है, तो हमने किसी को निष्कासित नहीं किया। लोग अपने आप कुछ न कुछ दोषारोपण करके और खुद से चले गए। पता नहीं उनके अंदर क्या त्रुटि थी, किससे त्रुटि थी, क्या परेशानी हुई, अभी तक कोई उजागर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हम लोग संगठन समाज सेवा के लिए बनाए हैं। अगर आप भी समाज सेवा के लिए बनाए हैं तो हमारा आपके साथ सहयोग रहेगा। आपका सहयोग हमारे साथ रहे या न रहे, क्योंकि अगर आप सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, आप अगर जमीन पे कार्य करके दिखाएंगे तो हम आपके साथ जरूर रहेंगे। हम आपके साथ क्या, हम उस हर ब्रह्मर्षि, हर उस समाज सेवी के साथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की बात नहीं, वो कार्य करता हो। हम हमेशा उसके साथ हैं। हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। मैं किसी पार्टी या पॉलिटिशियन का आदमी नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरी जिज्ञासा शुरू से रही है। बचपन से मैं समाज सेवा करते आया हूँ, जितना मेरे पास बना है आगे भी मैं करता रहूँगा। इसके लिए जिसको जो उंगली उठानी है उठा ले, जिसको आना है जाना है। संगठन में लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। बातें नहीं बनती है, विचार आज कोई भाई है मेरे से बिछड़ के गया है, कुछ दिन बाद लगेगा कि नहीं भाई ने सही काम किया था, उस समय मुझे सोचना चाहिए था। वो आगे अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो वो हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। जो लोग आने वाले हमारे साथ थे वो हमारे उस दिन भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई है, वो हमसे अलग है ही नहीं। तो हम किसी से ये विक्षिप्त नहीं हुए हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, वो भी समाज सेवा करें, हम भी समाज सेवा करें। अब राजनीति की बात किए तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ब्रह्मर्षियों का सम्मेलन हो रहा था पटना के IMA हॉल में। वहाँ पे क्या उस हॉल में आपको भी इनविटेशन आया था? वो जो लोग ब्रह्मर्षि सम्मेलन जो लोग करवाएं, तो उसमें से आपके संगठन को भी इनविटेशन आया था कि नहीं? नहीं, हमारे संगठन को कोई इनविटेशन नहीं आया था। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब हमें ज़रूरत थी, जब पब्लिक कहती थी कि आप संगठित हो, आप संगठित हो, आप संगठित हो, जितने भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो हमारे बड़े अभिभावक ही हैं, हमारे ब्लड रिलेशन में हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब पब्लिक चिल्लाती थी कि आप सारे राजनेताओं एक साथ हो जाओ, समाज के लिए जियो, तो उस समय आप उससे कटे फिरते थे। आज जब पब्लिक भाग रही है आपसे और पार्टी, जितनी भी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, वो सब आपको दरकिनार कर दी, तो आज आपको याद आया है अपनी जाति। आज आप भूमिहार और ब्राह्मण करते फिर रहे हैं और अपने जितने भी पुराने पूर्व विधायक और सांसद जो थे वो उनको एक साथ खड़ा करके आप चाहते हैं कि हम एक पार्टी बना करके और फिर से जनता को दिग्भ्रमित करें। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जनता बुद्धिजीवी हो चुकी है और हमारी संगठन सबसे ज़्यादा प्रयास शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। तो अब सारे लोगों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि हमारे पास शिक्षा है। सिर्फ शिक्षा का स्तर हमारा गिरते जा रहा था, पता नहीं किसी कारण बस, और वो भी राजनेताओं के कारण। अब शिक्षा का स्तर हमारा सुधर रहा है और वैसे भी पहले से ही हम लोग के पास कोई कमी नहीं थी। स्तर शिक्षा का बढ़ाना था, वो हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जनता जान रही है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग अपने घर की राजनीति करें। ये लोग जो हैं वो हमेशा चाहे हैं कि आपके समाज का नाम लेकर के, समाज के बच्चों से वोट लेकर के और अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अपना समाज का बेटा अगर आगे कोई बढ़ना चाहेगा, वो आगे खड़ा होना चाहेगा, तो उसको ये कह के दबा देंगे कि वो समाज का लफुआ है, वो समाज का लफुआ है, वो उसकी शिकायत करता है, वो जीवन में क्या किया, उसका बाप क्या किया, आपने उसको क्या करने का मौका दिया, आपने उसको क्या करने का मौका दिया। आप अगर उसको मौका देते तब वो आगे बढ़ता। अभी वो समाज में आगे बढ़ने के लिए आया है, सेवा करना चाहता है। आप कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्यों समाज का सेवा करना चाहते हो। आप कैसे फैसला ले लिए? आप किसी की हैसियत, आप किसी की औकात का आकलन नहीं कर सकते, आप उसके अंदर झांक के नहीं दे सकते। उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। तो ये सब, कोई भी पार्टी बने, कोई भी पॉलिटिक्स हो, हमें हमारे संगठन को इससे लेने देना नहीं है। हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विकास के लिए अग्रसर है और जयकांत वत्स जैसे लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो फिर हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी साधु संत लोग हैं, हम उनके माध्यम से पूरे ब्रह्मर्षियों को, बल्कि हम कहते ही हैं कि
वीर प्रसूति परमात्मा का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम ब्रह्मर्षि, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड में हम ब्रह्मर्षियों की गूंज लहराएगी, ऐसा हमारी कामना है। और परम पिता परमेश्वर और श्री भगवान परशुराम से भी यही कामना है कि बस हम एक साथ हो जाएं, हम संगठित हो जाएं। इसके बाद हमें ना किसी सरकार की जरूरत पड़ेगी और ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको क्या लगती है, ये लोग जो नए पार्टी बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो जनता इनके पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? अब आप देख लें कि वो कहाँ कहाँ रैली कर रहे हैं और कितने वहाँ पे जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि जनता से ज्यादा तो वहाँ पे नेता ही होते हैं। खुद ही इतनी पब्लिक है कि मंच पे जगह ही नहीं मिलती है। जब 2025 का टाइम आएगा, जब चुनाव का बारी आएगा, अभी तो 2020 में चुनाव हो चुकी, उसमें ये जनता जो है उनके पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी, वोट देगी उनको? अब ये तो चूंकि मैं तो सामाजिक संगठन से हूँ, तो मैं किसी भी राजनीतिक संगठन के बारे में यह आकलन कर पाना मेरे लिए तो कठिन होगा, क्योंकि मैं कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं और ना पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं सिर्फ समाज नीति जानता हूँ और उस नीति से जो कार्य ये लोग करते आए हैं, इस हिसाब से तो हमें नहीं लगती है। जनता को ऑप्शन और बढ़िया ऑप्शन चाहिए, और जो बढ़िया आदमी जिसके क्षेत्र में आए, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आपके क्षेत्र में आपका जो भला चाहे आप उसी का सपोर्ट करो। मैं किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने या किसी जाति को सपोर्ट करने के लिए मैं सलाह नहीं। अब कुछ दिन पहले शिक्षा की बात किए थे कि शिक्षा के स्तर पे आपकी मंच काम कर रही है। आखिर में क्या कर रही है आपकी मंच की शिक्षा पे? हमारे समाज में, अपने ब्रह्मर्षि समाज में बहुत सा है जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, जिस प्लान के तहत जब हमारे पूरे 38 जिले में हमारी पदाधिकारी पूरे तरीके से जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जगह जगह, हर जगह एक एक पंचायत स्तर पे हम लोग एक एक पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा पुस्तकालय या भवन निर्माण होगा। आप सबों के सहयोग से किसी का कोई ऑफिस के लिए जगह दे दे, कोई बुक डोनेट कर दे, तो कोई कुछ डोनेट कर दे। इस तरीके से हम लोग का प्रयास है कि धीरे धीरे कर करके हर पंचायत में एक एक पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे। हर जगह एक एक क्विज सेंटर, हमारा परशुराम वाहिनी है, इसको हम धीरे धीरे इसको ट्रेंड करेंगे और सिर्फ परशुराम वाहिनी हमारा सारा काम करेगी, लोगों को जा करके और लोगों को ट्रेंड करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उनको अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग छोटा छोटा मंचन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो नाटक मंचन तैयार करेंगे उसके माध्यम से कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षित होना क्यों जरूरी है। अगर हमारे पास शिक्षा की कमी है तो हम क्या क्या चीज़ों से अवगत नहीं हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और ये अभी हम उजागर नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूपेण। हाँ, समय आएगा, ज़्यादा समय नहीं है। मैं 2 से 3 महीनों के अंदर मैं ये भी प्लान आप लोगों के बीच में उजागर करूँगा और इससे हमें उम्मीद है कि हमारे समाज को काफ़ी लाभ